गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ जल्दी ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ अपना लाइक कमेंट सब्सक्राइब जारी रखिएगा, जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटिवेट होंगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज, जो कि है दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर है। सीटेट पेपर 2 के लिए सामाजिक अध्ययन बोलिए, सामाजिक विज्ञान बोलिए, ठीक है। पहली प्रश्न हम देखते हैं और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए पहली प्रश्न क्या है देखते हैं। वात दिग्दर्शी मतलब वाइंड वेव, इंग्लिश मीडियम वाले इधर से पढ़िएगा। वाइंड वेव किसी किसी वर्ड ऐसा रहता है ना जो आपको नहीं समझ में आया, तो कृपया करके इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसका प्रयोग जो है देखिए, इसका वायु दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको बताने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिटेल हम समझ लेते हैं। देखिए वाइंड वेन जो है अंग्रेजी के शब्द फैन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फैन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ध्वज। क्या होता है? ध्वज। यह बात दिदर्शक हवा की दिशा दिखाने वाला एक यंत्र है। इन्हें आमतौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर एक वस्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक समझ गया। चलिए हम 32 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है 32 नंबर। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के लिए संचरण में मदद करती है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बाह्य वायुमंडल, इंग्लिश में कहा जाता है थर्मोस्फीयर, ठीक है। इसको हम जानते हैं अच्छा विस्तार से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आप ऐसे समझिए VVI करके लगा लीजिए, इसमें से एक आएगा ही, 100% श्योर हो जाइए, इसमें से आएगा ही, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। देखिए बाहरी वायुमंडल समांतर 640 किलोमीटर के ऊपर एक बाहरी मंडल का विस्तार पाया, ठीक है, जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं होती, ठीक है। देखिए इसके बाद भी एक बहिर्मंडल है, उसके बाद अभी तक कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है। क्या है? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बार समझ में आया, इसके बाद एक बहिर्मंडल है, उसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम परत, ये सब क्या होता है? उस पर तैरते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ से देखिएगा, थोड़ा ऐसे नहीं। देखिए क्या है देखते हैं। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानी है मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका क्या होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सबसे ये क्या हुआ, ये जो बिंदी हुआ ये आंतरिक कोर हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ? बाहरी कोड हुआ, उसके बाद मेटल हुआ, उसके बाद प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेटल और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब भू प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। तो कौन सी ऑप्शन है? इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर, क्रस्ट इत्यादि। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यहाँ तक ठीक है ना? थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ तक इसका क्या होगा? आंतरिक कोड, उसके बाद बाहरी कोड, मेटल, प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए हम अब चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना। अब देखते हैं, पढ़ते हैं ऊपर क्या लिखा है। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों। इसका होगा इसका क्या होगा देखते हैं। यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा है, ठीक है। यहाँ होगा मेरे प्यारे साथियों लघु, एक सेकंड थोड़ा, हाँ, लघु ज्वार भाटा। क्या होगा? लघु ज्वार भाटा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए अब समझते कोशिश करते हैं इसके बारे में पूरा समझने के लिए, ठीक है। देखिए पृथ्वी सौरमंडल के सभी ग्रहों से भिन्न है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल के सभी ग्रहों से भिन्न है। इसका लगभग 70% हिस्सा जलमग्न है। 70 या 71% बोलिए, क्या है? जलमग्न है, ठीक है। ऐसे स्थानों पर जहां पर समुद्र भूतल से मिलता है वहां पर नियमित रूप से समुद्र का जल चढ़ता उतरता रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पर यहाँ चित्र के माध्यम से यह दर्शाया गया कि पृथ्वी की एक ओर सूर्य और एक ओर चंद्रमा स्थित है, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या है? विरुद्ध पृथ्वी के जल को आकर्षित करते हैं, जिससे ज्वार भाटा आता है। जिससे क्या होता है? ज्वार भाटा, और वो कमजोर और लघु प्रकार का आता है, ठीक है। यही चित्र दर्शाता है लघु ज्वार भाटा का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पर।
देखिए, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है मेरे प्यारे साथियों ये विसर्प कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए क्या होता है ना, नदियां जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह क्या करती है, अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाती है और घाटी को गहरा करने के बजाय अपने तटों को काटकर चौड़ा करने में सक्षम हो जाती है। अतः घाटी की चौड़ाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वह विसर्प का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विसर्प का निर्माण करती है। ठीक है, विसर्प क्या है? एस आकार की होती है। नदियों का इस तरह से मार्ग परिवर्तन अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कहता है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है? मेरे प्यारे साथियों यह है वायु मार्ग। क्या है? वायु मार्ग। अब समझते हैं क्यों। देखिए, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और प्राकृतिक में बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी जैसी आकस्मिक आपदा के कारण आवागमन से के संसाधन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। देखिए, कुछ भी हो, बाढ़, सूखा, सब कुछ भी आता है तो क्या होता है, रोड वोड सब टूट फाट जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे में वायु मार्ग ही ऐसा साधन है जहाँ ना रोड की जरूरत होती है ना कुछ की जरूरत होती है। ठीक है, वो क्या होता है, समताप मंडल में जाता है ना, इसीलिए वायु मार्ग इसके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया और ये काफी जल्दी वहां से पहुंचा देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव संख्या की संरचना के विषय में से संबंधित है क्या कहलाती है? मेरे प्यारे संख्या ये जैव भूगोल कहलाते हैं। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनसांख्यिकी भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव जनसंख्या के विभिन्न पहलू जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या का आकार, संरचना और वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। अभिकथन ए में क्या कहता है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से आधे लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, आगे क्या कहता है, कारण अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश में स्थित है। देखिए, इस टाइप का प्रश्न करने से पहले आप लोगों को पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में और गुजरात 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर आपके पास मैप है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अतः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस कारण इन दोनों राज्यों के बीच 2 घंटे का अंतर हुआ। ठीक है, कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 डिग्री का बनता है तो 30 है, 30 चौका 120, 120 को 2 से भागा लगाओगे तो 2 घंटा हुआ ना। इसी तरह गुजरात का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, जबकि अरुणाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना 29 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो इसका होगा ए और दोनों सत्य है और आर एक ही स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ कोई ये आर जो है एक ही स्पष्टता नहीं दिखाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38 तो हो ही गया, 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। देखिए, अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका इस्तेमाल मानव द्वारा बार बार किया जाता है गैर परंपरागत सोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? गैर परंपरागत सोर्स कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन ईंधन, कोशिकाएं, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि नवीन प्रौद्योगिकी आती है। ठीक है, और ये सब जितनी भी है वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में? चलते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों ये होगा पीसी कल्चर। मछली से संबंधित जितना भी है वो पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। चलिए 41वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मछलियां जो है जलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन जब इन्हें व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में पाला जाता है तब इसे पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत जल्दी इसको करवा रहा हूँ कंप्लीट, जिससे कि आप लोगों का भलाई हो। ठीक है,
इसलिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके उतना कीजिए। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद आंसर दीजिएगा। देखिए, जब स्थल की कोई एक संकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है तो उसे स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली पनामा संधि। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इसको क्या कहा जाता है? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। हम अभी बता दिए हैं। 41 का आप लोग आंसर कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 42वां प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न क्या कहता है, चेक करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है मेरे प्यारे साथियों? इसका ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आकार में सबसे छोटा है। अब महाद्वीप किसको कहते हैं? यही महाद्वीप जो है हम इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि एसएसटी है, इसके साथ साथ थ्योरी भी होना जरूरी बनता है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, धरती पर बहुत बड़े विस्तृत मतलब बड़े भूभाग में, ठीक है, बड़े भाग में, विस्तृत मतलब बड़े भाग में, ठीक है, फिर सुनिए, धरती के बहुत बड़े विस्तृत विशाल भूभाग में फैले स्थलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और विश्व में 7 महाद्वीप है। कौन कौन है मेरे प्यारे साथियों? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल जो है ये कितना है? 7, 6, 9, 2, 3 गो 0, कितना हो गया? 76 लाख 92,000। ठीक है, 76,92,000। ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, इसके कारण रुक जा रहा है वीडियो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जबकि एशिया का क्षेत्रफल करोड़ में है। ठीक है, उसका क्या है? करोड़ में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 43वां प्रश्न के पास। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं प्लीज यहाँ समझिए, जो हिंदी मीडियम वाले यहाँ समझिए। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है मेरे प्यारे साथियों। क्या क्या शामिल है हम देखते हैं। ये है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षणिक विद्या को क्या कहा जाता है? सामाजिक विद्या, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, किसको कहा जाता है? मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विद्या को ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ऐसे में भी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है, में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर इन्हें सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा तबीयत भी खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार बना रहा हूं, इसलिए आप लोगों का भी दायित्व बनना चाहिए कि वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। इंडक्टिव लर्निंग है इंग्लिश में। देखिए, अगर हिंदी में आगमनात्मक अधिगम नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में समझिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा एक्सपोजिटरी, व्याख्यानात्मक शिक्षण। क्या है? व्याख्यानात्मक शिक्षण। अब हम समझने को बोलते हैं ये सब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, आगमन विधि जो है, इंडक्टिव लर्निंग जो है, आगमन विधि है, क्या है? आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है? विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, कहां से? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जबकि इसके उलट व्याख्यानात्मक विधि में, ठीक है, इस तरह के सभी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यह विधि अध्यापक केंद्रित होती है और गहरी समझ, व्यवहारिक अनुप्रयोग, मूल्यांकन, संश्लेषण या विश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। 45 दिए गए कथनों ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए, क्या है? आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग को विस्तार को बढ़ावा बिल्कुल देती है, क्रिटिकल थिंकिंग। यह है बी में। देखते हैं, यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है, बिल्कुल नहीं मदद करती है। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ए सत्य होगा, बी असत्य होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए, अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप लोगों का बस एक ही काम है, प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को। आगे चलते हैं।
अनुभवजन साक्ष्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए अनुभवजन जो है साक्ष्य अवलोकन या प्रयोग द्वारा प्राप्त महज एक जानकारी होती है। वैज्ञानिक इस डाटा को रिकॉर्ड और उसका विश्लेषण करते रहते हैं। ठीक है, इससे वस्तुतः किसी दिए गए विषय के डेटा और सूचना के रूप में परिभाषित करने और किसी सिद्धांत को सिद्ध या अस्वीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे इंद्रियों के माध्यम से वास्तविकता दुनिया में एकत्रित आंकड़े के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतिक शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये है भूगोल। क्या है? भूगोल। क्यों भूगोल है जानते हैं। भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल स्थानों एवं क्षेत्रों की स्थिति तथा प्रधान भौतिकी एवं संस्कृति तत्वों के अध्ययन के साथ साथ भूगोल विषय से संबंधित अनेक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है, इसीलिए भौतिक विशेषताओं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी के संग्रह किस प्रकार का स्रोत है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा द्वितीयक। ठीक है, क्यों द्वितीयक होगा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सूचना के ऐसे स्रोत जिनके उत्पादन के माध्यम प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित स्रोत नहीं होता है, बल्कि उस प्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त सूचना द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे अखबार या समाचार पत्र। हालांकि सूचना की दृष्टि से द्वितीयक स्रोत भी काफी कारगर होते हैं, लेकिन कई बार इनमें खामियां नजर आती हैं और फिर प्राथमिक स्रोत की महत्ता बढ़ जाती है। द्वितीयक स्रोत में अन्य स्रोत जैसे किताबें, जनगणना, लेख, टिप्पणी, विश्वकोश आदि को भी शामिल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये होगा समावेशी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए शिक्षा का ऐसा प्रकार जो असमानताओं को दूर करने पर अधिक जोर देता है और सभी के लिए नियोजित शिक्षा की बात करता है, तो बच्चे पर केंद्रित, जरूरत पर आधारित शिक्षा की बात करता हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए जल्दी चलते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। प्रार्थ है 50 है। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है मेरे प्यारे साथियों? एक सेकंड, 48 हो गया। हाँ 48, 49 समावेशी हो गया। 50 में आते हैं। देखिए निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है मेरे प्यारे साथियों? सभी बच्चे विकास के समान अनुरूप, ठीक है, सभी बच्चे विकास के समान अनुरूप से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए व्यक्तिगत की योजना बनाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ये हुआ जीन पियाजे जी। और जीन पियाजे जी के बारे में हम जानते हैं क्योंकि ये सीडीपी में भी पूछा जाता है। ठीक है, सीडीपी में भी पूछा जाता है। देखिए जीन पियाजे क्या था? एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि बच्चे जैसे जैसे बच्ची की आयु बढ़ती है उनका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास भी होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले बच्चा सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कठिन से कठिनतम प्रक्रियाओं को ग्रहण करने लगता है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। यह संप्रत्यय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए मेरे प्यारे साथियों? अब ये प्रश्न बनाने से पहले हम इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए सहकारी अधिगम जो है वर्तमान समय में छात्रों के बीच काफी प्रचलित अधिगम प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया है भाई? क्योंकि इसमें छात्रों के मध्य आपसी सकारात्मक बहस और चर्चाओं का दौर शामिल होता है। यह अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, इस पर फोकस कीजिए, स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार के अधिगम में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न मिलजुल कर करना होता है। ठीक है, इस प्रकार छात्रों को स्वयं तो सीखना होता है, साथ ही समूह में के अन्य छात्रों के अधिगम को भी देखना होता है। अधिगम का यह प्रकार छात्रों को न केवल परिस्थितियों का अध्ययन करना सिखाता है अपितु उनमें सामाजिक कौशलों जैसे सहयोग, सहायता, समायोजन आदि का भी विकास करता है। ठीक है, यह जो विचारों का आदान प्रदान, सामुदायिक सहयोगी शिक्षण, अधिगम, निर्देशन व बुद्धि में फिर विकास का प्रोत्साहित करता है। मेरे प्यारे साथियों, यह होगा छात्रों के बहस और चर्चाओं में लगाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उससे क्या उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा।
52 पर चलते हैं। एक आत्म केंद्रित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उसे कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब समझने की कोशिश करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग दैनिक सोच व चिंतन का अहम हिस्सा होता है। एक सामान्य थिंकिंग के बजाय, थिंकिंग मतलब सोचना, ठीक है, एक सामान्य थिंकिंग के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग कोर्स को बेहतर ढंग से समझने में मददगार होती है। यह थिंकिंग प्रस्तुत तथ्यों को जांचने का मौका देती है और किसी भी टॉपिक को गहराई से तर्कसंगत तथ्यों के साथ समझने में मददगार होती है। इस तरह की थिंकिंग में विश्लेषण और व्याख्या करनी होती है और आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच जो कि उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास भी किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं मेरे प्यारे साथियों? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इससे पूर्णतः हम जानकारी देखो पढ़ लेते हैं एक बार पूर्णतः जान, क्योंकि पुरानी जानकारी के अनुसार जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप लोग आंसर जवाब नहीं दे सकते हैं। देखिए, अजंता से अब तक कुल मिलाकर 29 पूर्ण गढ़ी हुई और एक अनगढ़ गुफा मिली है, ठीक है, अजंता में। चूंकि ये गुफाएं भिन्न भिन्न कालों में निर्मित की गई थी, इसलिए ना तो वे आकार प्रकार में समान है और ना ही उनके सतह व आधार समान है, ठीक है। इन गुफाओं की भित्तियों पर विभिन्न रंगीन चित्रांकन पाया गया है। गुफाओं को दीवारों चित्रों को टेम्पोरल तकनीक के साथ बनाया गया है। साथ ही इस तकनीक में सूखी सतह पर पेंटिंग शामिल होती है। दीवार पर मिट्टी, गौरंग और चावल के कणों के मिश्रण है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चित्रकारी को पूरा होने पर चूने के कोट के साथ लेपित किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है किया गया, क्योंकि उन दिनों में रंग प्राकृतिक होते थे और पौधे जो वनस्पतियां खनिजों से निर्मित किए जाते थे, ठीक है। यहाँ तक अब आप लोग समझ गए होंगे क्या है पौधे और खनिज, ठीक है। पौधे और खनिज उस टाइम कहाँ से, अभी के समय के केमिकल वाला सब मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। देखो, ये सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो है पांडुलिपियों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे जान लीजिए तारपत्रों, ठीक है। देखिए, पांडुलिपि जो थे एक हस्तलिखित ग्रंथ विशेष होता था। ये वस्तुतः प्राचीन समय में तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता, आजकल के समय नहीं ना है जो पेन से लिखते हैं, ठीक है, उस टाइम में ये चीज सब कहाँ था, ठीक है। अनुपलब्धता के कारण हाथों से लिखी गई सामग्रियां हैं, ठीक है, हाथ से उस टाइम लिखा जाता था, ठीक है। क्योंकि प्राचीन समय में लेखन का और कोई माध्यम उपलब्ध नहीं था। कागज का आविष्कार भी काफी बाद में चीन में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसलिए तार के पत्तों पर ही लेखन का कार्य किया जाता था और उसे सहेज कर रखा जाता था। चलिए अब 55 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है मेरे प्यारे साथियों? इसको VBA लगा लीजिए, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है। ये हुआ पाषाण काल सॉरी, तो खांसी ज्यादा हो गया। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाषाण युग जो है इतिहास का वह काल होता है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो था प्रागैतिहासिक युग का वो समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। और यह काल जो है आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक हुआ आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस युग के बारे में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक गुजर बसर कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। दिए गए कथनों A और B को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। हाँ, ये सही होगा। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही होगा। दोनों क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो है मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण मेहरगढ़ का स्थान बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी प्राचीन माना जाता है। मेहरगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच फलीभूति सभ्यता माना जाता है। ठीक है। बोलन नदी क्षेत्र में किसानों द्वारा गेहूं, जौ और खजूर की खेती करने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर बाढ़ के पानी को संचित करने के लिए किसानों ने बड़े बड़े गड्ढे बना रखे थे। बाढ़ खत्म होने पर वे कपास की खेती करने के साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं, ये दोनों सही होगा तो ये क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 57 नंबर पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा गुजरात। ठीक है। अब हम समझते हैं सिंधु घाटी सब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के अनेक प्रमाण मिले हैं। इसमें से लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजदी, मालवर इत्यादि धालवेरा आदि स्थल गुजरात से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से, जो भारत में मिलने वाले हड़प्पाई नगरों की संख्या के हिसाब से सर्वाधिक है। ठीक है। इसका क्या उत्तर होगा? गुजरात। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ऋग्वैदिक काल में। ये भी VBI है, आप लोग लगा लीजिए। ठीक है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा संस्कृत। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद प्राचीन साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। प्राचीनतम मनुष्य के मस्तिष्क तथा धार्मिक और दार्शनिक विषयों का मानव भाषा में सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसकी भाषा जो है उत्तर प्राचीन संस्कृत से बिल्कुल भिन्न है। इसमें वेद मंत्रों का संकलन बड़े सुंदर और वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। एक विषय के कुछ मंत्रों के समूह को सूक्त या स्रोत कहते हैं। ऋग्वेद इसी प्रकार के सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त का जिक्र मिलता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 59 नंबर देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल जानकारी हासिल कर देते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य जो थे भारत में 684 BC से लेकर 320 BC तक शासन किया था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और एक बार और, हर्यक राजवंश का प्रथम और पराक्रमी शासक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। बस इतना तक, यही इसके पुत्र थे। ठीक है, जिसने हत्या कर दी। 60 नंबर पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। इसमें बुद्ध जागृति एवं महाज्ञानी है। धम्म जो थे बुद्ध की शिक्षाएं हैं, यही चीज शिक्षाएं। और संघ जो थे संघ बौद्ध शिक्षाओं, भिक्षुओं एवं बौद्ध उपासकों का संगठन। ठीक है। बौद्ध धर्म भारत की श्रवण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि थे। ठीक है। उनका जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 463 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ विधानसभा के सदस्य, मतलब विधायक। अब इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। ठीक है। जिसके 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और 12 जो है सदस्य वो चयनित होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों से करते हैं। यह कभी भंग नहीं होता है, बल्कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा संसदीय और संघीय। ठीक है। देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 केंद्र में संसदीय संघीय प्रणाली और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में संसदीय प्रणाली के बारे में जिक्र किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका। तथा प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिमंडल वास्तविक, यही समझने वाली बात है। राष्ट्रपति एक तरफ से मोहरा होता है। ठीक है। हम लोग कहते हैं ना सबसे शक्तिशाली वही है, लेकिन एक तरफ से वो मोहरा है। ठीक है। और कौन है असली वास्तविक? प्रधानमंत्री एवं
उसका मंत्रिमंडल, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका है सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंधों के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा गया है, ठीक है। देखिए संसदीय प्रणाली क्या होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के हिस्से होते हैं जो कानून को लागू करने और उसे बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षी हैं मेरे प्यारे साथियों? ये होगा 84। क्या होगा? 84। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा का गठन वैक्स मताधिकारी के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से होता है। वर्तमान में क्या है, लोकसभा में कुल सीटें कितना है? 545 सीटें हैं। इनमें से 2 जो है सीटें राष्ट्रपति के विवेकानुसार मनोनयन के जरिए एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है, ठीक है। जबकि 543 पर वोटिंग होती है। इसमें से 131 सीट लोकसभा सीटें रिजर्व है। इसलिए इस आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? यह होगा समानता का अधिकार। हम समझने की कोशिश करते। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इससे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अस्पृश्यता का माहौल देखा जाता है, जिसकी वजह से अनुच्छेद 14 से 15 समानता का अधिकार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। कि अधिकार का उल्लंघन होता है, बिल्कुल होता है। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। तब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा संपत्ति का अधिकार। पहले था लेकिन इसको बाद में हटा दिया। देखिए हम कब हटाएगा। देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 1F को समाप्त कर दिया गया है। इसे अध्याय 31 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक अधिकार के रूप में समाविष्ट किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा जाति, ठीक है। अब समझ देखिए अस्पृश्यता की प्रथा जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 67 नंबर पे। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है मेरे प्यारे साथियों? ये हुआ राज्यपाल। क्या हुआ? राज्यपाल। देखिए देखो अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन और विधायिकी संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। यहाँ तक क्लियर हो गया। जिस प्रकार संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? एक मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। वस्तुतः विधानमंडल में जिस दल का बहुमत होता है अधिक होता है, राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है मेरे प्यारे साथियों? देखिए राज्यपाल को तो है कौन, बताइए, आप भी बताइए, आप भी बता सकते हैं ना। देखिए मेरे प्यारे साथियों राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ये तो होगा राष्ट्रपति, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अनुच्छेद 157-58 में राज्यपाल के लिए योग्यता बताइए, वो कौन राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। देखिए जो भारत का नागरिक हो, पहला ऑप्शन। दूसरा में क्या होता है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर सके हम, ठीक है। और विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य ना हो राज्य के, साथ ही वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और परंतु उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1989 में एक व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत राज्यपाल को केंद्र सरकार के अधीन नहीं माना गया था। इसे एक स्वतंत्र संवैधानिक पद के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक बात समझ लीजिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? ये संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है, ठीक है। क्योंकि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख बताया गया है, उन्हें राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार कहा जाता है। साथ ही वे लोकसभा में बहुमत दल के लीडर होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत की सरकार कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं और भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव संसद अपने दल के प्रमुख व्यक्तियों के रूप में करते हैं, ठीक है। वो भारत सरकार कार्यपालिका का प्रधान होता है और सरकार के कार्यों के प्रति संसद को जवाबदेह होता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं 70 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ राष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इसके अलावा भी 26 लोगों की सूची जारी की जाती है। उसके पश्चात 27वें नंबर पर भारत का कोई भी नागरिक आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए 71 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत में राज्य का पहला नागरिक, तो वो एक सेकंड, हाँ, राज्यपाल को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ 16वीं। कौन से है? 16वीं। ठीक है, 16वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 2014 से 2019। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 73, इसका कार्यकाल इतना तक रहेगी। अब देखिए, चलिए हम 73 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखो, ये उस टाइम की बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों। उस टाइम था रामनाथ कोविंद। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब? उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और देश के पहले राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति श्री राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अब 74 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, ये राजनीतिक दलों के नाम का। ठीक है, भारत में चूंकि कई राजनीतिक दल स्वतंत्रता के बाद बने हैं और कुछ स्वतंत्रता के पूर्व भी बने हैं, लेकिन संविधान में किसी भी दल के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। इस दलों में कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में, समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में और बसपा गठन 1982 में हुआ था। अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, यह एक अस्थाई नहीं, लोकसभा अस्थाई है। ठीक है, यह एक अस्थाई सदन होता है जिसके 1/3 सदस्यों का चयन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसके कुल 250 सदस्यों में से 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष होता है? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, क्या बोलते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष। देखो, सच्चिदानंद सिन्हा को जो था वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ अस्थायी होगा। ठीक है, क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? मेरे प्यारे साथियों, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास के, ये जो सी राजगोपालाचार्य जो थे, यही थे। ठीक है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए, अब इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गृह मंत्री का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी भी इनको सौंपी गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए, अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मेरे प्यारे साथियों, देखिए, मसौदा समिति या उसको प्रारूप समिति भी कह सकते हैं, जो कि इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके गठन के पीछे दृष्टिकोण यह था कि आखिर भारतीय संविधान का प्रारूप या मसौदा क्या होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए एक 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने किया था, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा मुर्शिद अली, बीबीए लगा लीजिए। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल जान चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप देखिएगा तो, ठीक है, या पिछले वीडियो में देखिएगा। मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल के सूबेदार बनाया गया। सूबेदार बनते ही इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित कर लिया। मुर्शिद कुली खान ने मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था, अंतिम सूबेदार था। इसने बंगाल में सूबेदार शासन की शुरुआत की। ठीक है, इस पूरा क्या किया, बिहार तिहार उस टाइम था, उस टाइम ये सब पूरा कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक स्वतंत्र, एक तरह से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या है 83 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल? ये होगा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किसने? तो ये भी बीबीए लगा लीजिए, ज्यादातर पूछ रहा है अभी तक एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये इसका ऐसे समझिए, मुगल वंशज का ये पदवी तदवी जितना भी था उसको क्या किया, समाप्त ही कर दिया। अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, 1801 ईस्वी के बाद अवध के नवाबों ने आराम से ही कंपनी को संतुष्ट रखने का प्रयास किया था, जबकि 1801 ईस्वी की संधि से अवध का बहुत बड़ा भाग कंपनी ने अपने अधिकार में कर लिया था। तभी किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया गया था। फिर भी अवध के नवाब को समय समय पर शासन व्यवस्था को सुधारने की चेतावनी दी जाती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 85 नंबर। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? देखिए, नाना साहेब का मूल नाम क्या था? घोंडू पंत। ठीक है, नाना साहब कौन था? नाना साहब। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वो शिवाजी के शासनकाल के बाद के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। ठीक है, उन्होंने बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया था। 1749 में जब छत्रपति साहू की मृत्यु हो गई तब उन्होंने पेशवाओं को मराठा साम्राज्य का शासक बना दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, खुद को उसने पेशवा कहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं 86। बस 2-4 क्वेश्चन और बच गया। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा, बीबीए लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए एडुसेट जो है एक मानव निर्मित भारतीय, देखिए आप जब प्रीवियस ईयर पीवाई की देखिएगा, इसमें पूरा मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। देखो, भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का सफल परीक्षण 20 सितंबर 2004 को इसरो के सार अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, जिसका नाम एडुसेट रखा गया। यह पूरी तरह मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचार को संरक्षित किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा कबीर के। क्या होगा? कबीर के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, मेरे प्यारे साथियों, ये क्या होगा? ये होगा राष्ट्रकूट काल। देखिए, एलोरा की गुफाएं जो कि इतना में दर्शाया गया था। देखिए, अजंता गुफाओं के 50 मील दक्षिण पश्चिम में एलोरा गांव के पास स्थित है। 34 भव्य मंदिर है जो चट्टानों कटाव की एक श्रृंखला के रूप में है। इसे वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कल चोरी चालुक्य इत्यादि में हुआ था। ठीक है, इतने उससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब इतने हैं 90 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ब्रह्मा समाज। क्या होगा? ब्रह्मा समाज, 1828 ईस्वी। ठीक है, इसके साथ ही यह चैप्टर पूरा SST समाप्त होता है 2018 का। अब हम कल डालेंगे 2019 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, शुक्रिया। और अपना वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, बाय, लव यू गाइस, प्लीज बने रहें। ठीक है, आगे जल्द ही फिर नया वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।